चलिए दोस्तों, लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोई एक्स लिमिटेड करके, खैर नाम में तो कुछ भी नहीं रखा है। कहता है एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, मशीन उनके पास है, जो कि कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 को बाद में, सबसे पहले एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया, उसके बाद 13 करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 12 कराऊंगा। सबसे पहले 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करने के बाद ये 13 ज़्यादा आसान बन जाता है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 एक मेन क्वेश्चन था कंसेप्चुअली। क्वेश्चन नंबर जो ये 13 है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 आपने परफेक्टली कर रखा है तो क्वेश्चन नंबर 13 तो ऐसा ही हो जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट बस है, उसका रिपीटेड रिवीजन। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 का रिपीटेड रिवीजन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 के मुकाबले क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं कोई केमिकल कंपनी है प्रेजेंटली पेइंग आउटसाइड फॉर्म ₹1 पर गैलन। कोई केमिकल वगैरह कंपनी है और वो जो केमिकल वगैरह वगैरह बनाते हैं उसमें कुछ वेस्टेज निकलता है, और यहाँ पे नाम दे रखा है कि इसका नाम है गैलन। ठीक है, जो वेस्टेज यहाँ पे निकलता है कंपनी के अंदर, उसे सीधी सी बात है डिस्पोज करना पड़ता है ओबियसली। अभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो कोई केमिकल कंपनी होती है तो उनको अपने जो भी वेस्टेज निकलते हैं उसे डिस्पोज करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो डिस्पोज करना पड़ता है, और वही यहाँ पे बात करी गई है कि केमिकल कंपनी जो है अपना जो भी वेस्टेज निकलता है, कहते हैं इसे बताया गया है कि एक गैलन है। ठीक है, एक यूनिट आप मान सकते हैं कि पर यूनिट ₹1 वो पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैलन वर्ड यूज़ करा गया है। कहते हैं पर गैलन इनका क्या रुपीज़ रहता है, ₹1 पे करना पड़ता है। किसको? कंपनी को पे करना पड़ता है। किसे? जो वेस्टेज डिस्पोज करता है उस पर्सन को। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी पे कर रही है ₹1 पर गैलन के हिसाब से। क्यों पे कर रही है? ताकि जो भी वेस्टेज निकला है उसे डिस्पोज किया जाए। कहता है एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, वेस्टेज जो निकल के आता है कंपनी के अंदर से वो 50,000 गैलन निकल के आता है पर ईयर के हिसाब से। पूरे साल में 50,000 गैलन निकलता है, आता है टोटल वेस्टेज। तो सीधी सी बात है, टोटल वेस्टेज के लिए हमें पे कितना करना पड़ेगा एज अ कंपनी? कंपनी को पे करना पड़ेगा 50,000 गैलन जो पूरे साल में निकल के आते हैं, इनटू ₹1। मतलब कि टोटल पूरे साल में 50,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ता है। किसको? कंपनी को। किस पे? गैलन पे। ठीक है, वेस्टेज, बेसिकली वेस्टेज पे कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। ये पहले पैराग्राफ में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कोई केमिकल कंपनी है जिसे ₹1 पर गैलन के हिसाब से उस वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, और टोटल अगर हम गैलन के यूनिट देखें, मतलब कि टोटल गैलन देखें, तो 50,000 यहाँ पे गैलन्स निकल के आते हैं पूरे साल में। तो अल्टीमेटली पर गैलन ₹1 खर्चा, मतलब कि 50,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ता है ईयर वाइज कंपनी को। इसके बाद क्या था? आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 रुपीज़ ऑन रिसर्च। अब रिसर्च जैसे ही वर्ड यूज़ करा, आपको एफएम समरी में एक वर्ड लिखवाया था संक कोस्ट, और उसमें एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया था। मैंने कहा था कि संक कोस्ट को आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, अगर हम आपके पास में देखें तो संक कोस्ट करके मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखवाया था पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट लिखवाया कि संक कोस्ट को आप ऑलवेज इग्नोर करेंगे। संक कोस्ट को ऑलवेज इग्नोर करेंगे। और जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था, फॉर एग्जांपल रिसर्च कोस्ट। ठीक है, रिसर्च कोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके की संक कोस्ट है। वो प्रोडक्शन से कोई रिलेट नहीं करती। हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड खर्चा नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली रिसर्च पे खर्चा करते हैं, मतलब कि हमें आगे क्या प्रोडक्शन करना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए वो खर्चा नहीं लगता, जिसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना होता है, उसे पढ़ना ही नहीं है, बेसिकली उसे कैंसिल ही कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़ देखें तो क्वेश्चन में कहता है कि रिसर्च पे आपने खर्चा किया है जिसे कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता।
रिसर्च पे तो कभी भी आपको जो है कोई भी खर्चा किया है वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके की संक कॉस्ट है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। कहता है कि कंपनी ने ये खर्चा किया था ताकि हम डिस्कवर कर पाए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो ये 60,000 कंपनी ने खर्चा किया और कंपनी ने डिस्कवर किया कि अगर हम इस वेस्टेज को रिप्रोड्यूस करें तो वो रिप्रोड्यूस हो सकता है, एक यूनिट बन सकता है, एक प्रोडक्ट बना सकते हैं हम रीसेबल, ठीक है, जिसे हम सेल कर सकते हैं आपके पास में, और इसे सेल कर सकते हैं 10 रुपये पर गैलन के हिसाब से। तो कंपनी ने 60,000 रुपये रिसर्च पे खर्चा किया और उससे पता लगाया कि क्या इस वेस्टेज का कुछ हो सकता है। आंसर इज यस। कहते हैं कि इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और रिप्रोड्यूस करके इस 1 रुपये की गैलन जो अभी हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा करके हम इसे डिस्पोज करते हैं, उसी गैलन को, उसी वेस्टेज को अगर हम डिस्पोज ना करें, उसे रिप्रोड्यूस करें, तो रिप्रोड्यूस करके एक यूनिट बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसे 10 रुपये में बेच सकते हैं। ये हमने रिसर्च से पता लगाया है, ठीक है। और रिसर्च पे कितना खर्चा किया? 60,000। लेकिन इस 60,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो रिसर्च का खर्चा है जिसे हम संक कॉस्ट कहते हैं, उसे कंसिडर करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, रिसर्च से जो पता लगाया वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे लिए कि 10 रुपये में एक यूनिट बेच सकते हैं हम फ्यूचर में। लेकिन कहता है कि 10 रुपये में यूनिट तो तब बनेगा जब उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो कहता है इफ़, अगर आप जो है इट वॉज आपके पास में प्रोसेस फर्दर, अगर इस वेस्टेज को हम प्रोसेस करें और एक प्रोडक्ट बनाएं, तो हम 10 रुपये के हिसाब से एक गैलन को बेच सकते हैं। कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो मशीनरी, लेबर, बहुत सारी खर्चे होने पड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। कहता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक सबसे पहले तो न्यू इक्विपमेंट, मशीनरी आप मान लीजिए, ठीक है, न्यू इक्विपमेंट परचेस करना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है ₹6 लाख। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, मशीनरी वगैरह तो खर्चा करना ही पड़ता है। कहते हैं ये जो इक्विपमेंट है, ये जो मशीन है, उसकी लाइफ रहेगी 10 साल। 10 साल तक ये चलेगा, 10 साल के बाद ये मशीन ख़त्म। और कहते हैं जैसे ही 10 साल ख़त्म हो गए उसके बाद कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, तो आंसर इज़ नो, क्लियरली लिखा है कि नो सैल्वेज वैल्यू। 10 साल के बाद कोई सैल्वेज नहीं मिलनी। 10 साल ख़त्म मतलब कि इस मशीन की वैल्यू ज़ीरो। कहते हैं डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन बता सकते हैं, सिंपल है। 6 लाख रुपीज़ का मशीन है, सैल्वेज वैल्यू तो कुछ है नहीं। 6 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइफ, लाइफ कितना है 10 साल, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 मतलब कि कितना है 60,000। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 60,000। ये तो क्लियरली हमें पता ही चल गया, 60,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 60,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। लो जी, ये चीज़ आपके, और ये पर एनम, डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली पर एनम ही है, ठीक है, पर एनम आपके पास में 60,000 60,000 60,000 इस तरीके से चलेगा। 10 साल ख़त्म होते ही इसकी लाइफ ज़ीरो। क्लियर है? इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है एक्सपेक्ट फॉर द कॉस्ट इनकर। अच्छा, और भी कॉस्ट लगेगी, मशीनरी परचेज कर लिया मतलब कि काम खत्म, ऐसा नहीं, अभी भी थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। कहते हैं एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, हमें एडवर्टाइजमेंट पे 20,000 पर ईयर के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, ताकि हम प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना पाए, कस्टमर बेस बना पाए, और 10 रुपये में एक प्रोडक्ट को बेच पाए, ठीक है। 10 रुपये कहा था ना, सेल 10 रुपये में कर पाएंगे। तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 20,000 पर ईयर के हिसाब से, 20,000 पर ईयर, ठीक है। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 10 रुपये है, 10 रुपये ही रहेंगे, इसने कहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यही है 20,000 आपके पास में, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं। कहता है इफ़ द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड, अगर हम न्यू प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं तो उस पर लगने वाले नॉर्मल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है। कहता है वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 5 रुपये पर गैलन के हिसाब से। और टोटल गैलन है कितने, पूरे साल में कितने गैलन होते हैं 50,000, क्लियरली लिख रखा है। तो 5 इंटू 50, कहता है 5 रुपये इंटू 50,000 आपके पास में गैलन पूरे साल में बनते हैं, तो पूरे साल का वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो कहता है 50,000 इंटू 5, 2,50,000। लो जी, 2,50,000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया। सेलिंग प्राइस तो पता ही है ना, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सीधी सी बात है, 50,000 यूनिट हम बना लेंगे, ठीक है, और 50,000 इंटू 10 कर देंगे तो काम ख़त्म, ठीक है। 50,000 गैलन हम टोटल वेस्टेज निकल रहा है, उसमें से हम एक गैलन में से एक प्रोडक्ट बना लेंगे।
एक प्रोडक्ट कितने में बिकेगा 10 रुपये में, तो 50,000 इंटू 10 मतलब कि 5 लाख रुपीज़ आपका क्या है सेल प्राइस, जिसमें से वेरिएबल फिक्स माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है फिक्स कॉस्ट तो 30,000 डायरेक्टली आपको गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट तो माइनस करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास में 30,000 है, जिसमें डेप्रिसिएशन मिला हुआ नहीं है, ओबियसली नहीं मिला हुआ होना चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करेंगे। फॉर्मेट याद है ना, सेलिंग से फॉर्मेट हमारा क्या है, फॉर्मेट हमारा है सेल में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस है सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, उसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो। क्लियर है, ये तो फॉर्मेट आपको एज इट इज़ याद होगा, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम लेक्चरों के अंदर, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। कहता है देयर विल नो लॉस इन प्रोसेसिंग, इट इज़ एज्यूम दैट टोटल वेस्टेड प्रोसीड हम करते हैं एंड गिवन ईयर आप जो है उसे सोल्व कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होता, सीधी सी बात है, आप कॉस्ट अकाउंट में पढ़े होंगे कि कई बार क्या होता है कि हम 1 लाख यूनिट के रॉ मटेरियल डालते हैं तो प्रोडक्ट निकल के आता है 90,000, 10,000 का कुछ नुकसान वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ऐसा कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल फिक्र मत करिए, जितने यूनिट आप जो है वेस्टेज के डालोगे, मतलब कि आप रॉ मटेरियल डालोगे उतने ही यूनिट बाहर निकल के आएंगे। तो ये तो जनरल एजम्पशन रहती है, अगर ये नहीं भी कहा होता तो जैसे कि मैंने कहा ये जनरल एजम्पशन रहती है कि 50,000 अगर यूनिट डाल रहे हैं मशीन के अंदर तो 50,000 यूनिट प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 50,000 यूनिट के हमने रॉ मटेरियल वेस्टेज डाल दिया मशीन के अंदर, 50,000 यूनिट बन के आ जाएंगे और उसे 10 रुपये में बेच देंगे, टोटल 5 लाख रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो जनरल एजम्पशन रहती है, इसने क्लियरली बता रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है तो वो तो क्वेश्चन खुद खुद बताएगा, नहीं बताया तो इसका मतलब है कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितने यूनिट डालोगे उतने यूनिट बाहर आ जाएंगे प्रोडक्ट। क्लियर है, यहाँ पे कहता है कि एस्टिमेट्स आप जो है करिए इंडिकेट दैट 50,000 गैलन जो है वो आप प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो ऑब्वियसली ये तो यहीं से पता चल गया कि कोई लॉस नहीं है, मतलब कि 50,000 यूनिट डालेंगे और 50,000 यूनिट का गैलन का प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। इस पैराग्राफ में तो कुछ ऐसे खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। आगे देखते हैं, कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फ्रंटेड, कहते हैं कि ये सोच रहे कि क्या हमें ये मशीनरी इक्विपमेंट ये सारे खर्चे करना चाहिए या आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन की यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्टली क्वेश्चन की एक ही कहानी होती है, नॉर्मल है, ये आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि एक ही कहानी होती है। सबसे पहले तो वो कुछ एग्जिस्टिंग करंट, बेसिकली जिसे हम कहते हैं करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में बताएगा। अगर मशीन है तो कहते हैं कि हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हम ये कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया, क्या बताया कि एग्जिस्टिंग केस क्या है कि हम 50,000 गैलन जो है जिसका वेस्टेज होता है उसे हम अभी आउटसोर्स काम दे रहे हैं, मतलब कि हम 1 रुपये पर गैलन के हिसाब से खर्चा करके किसी को हम पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी क्या होती है कि करंट की कहानी देता है और फिर वो आपको देता है कि ये करंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम कुछ खर्चा करके और कुछ कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये अर्निंग हमें करनी चाहिए या फिर नहीं। यही कहानी होती है हर एक बार। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास में 13 देख लो, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन हमने कहानी के टाइप में करे, वो क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जैसे ऐसी कहानी वाले जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही सेम कहानी होगी, बस यहाँ पे चेंज ये करते रहते, कभी मशीन की बात करते, कभी प्रोडक्ट की बात करते, कभी वेस्टेज की बात करते, ये वगैरह वगैरह। बाकी कहानी सेम रहेगी कि करंट में हम ये कर रहे हैं, अगर इसे थोड़ा बहुत चेंज करा जाए या फिर न्यू मशीन परचेज करा जाए, ये वगैरह वगैरह ऐसी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसमें से हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इतनी कॉस्ट लगेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें, और फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे कि करना चाहिए या फिर नहीं, एडवाइस करिए। जब भी ये कहानी होती है सीधी सी बात है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑलवेज एनपीवी निकालो। इसका एनपीवी निकालो आप, इस चीज़ का एनपीवी अगर पॉजिटिव आता है तो हम कह देंगे कि हाँ जी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया है मतलब कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो कह देंगे कि ये चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वही करिए। क्लियर है, तो ऑलवेज एक ही सॉल्यूशन रहेगा, एनपीवी निकालिए बस। ठीक है, ऑलवेज एक ही सॉल्यूशन रहेगा, क्या निकाले, एनपीवी निकालिए और काम खत्म। ठीक है, एनपीवी निकालिए और काम खत्म। तो इसी क्वेश्चन में एनपीवी निकालना है, बस काम खत्म। एनपीवी कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, एनपीवी का एक ही फॉर्मेट है कि भाई आपके पास में ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर,
फॉर्मेट याद है ना, पी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 कॉलम आपके पास में बन जाएगी, ठीक है, और काम ख़त्म। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा एनपीवी। अगर ये पॉजिटिव आया तो कह देंगे हाँ जी एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर नेगेटिव आया तो कहेंगे कि जो करंट चल रहा है उसे ही चलने दो, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ईयर में लिख दो कितने साल है, कहते हैं कि भाई आपके पास में 10 साल है, और 10 साल की आपकी इनकम जो है वो आपके पास में सबसे पहले तो ईयर ज़ीरो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईयर ज़ीरो में जो आउटफ्लोज होगा वो कितना है वो बताइए। तो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ईयर ज़ीरो पे तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ईयर ज़ीरो पे और कोई खर्चा है क्या आप बताइए, कहता है ईयर ज़ीरो पे तो और कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो कहता है ईयर ज़ीरो पे 6 लाख रुपीज़ का खर्चा है, तो ये लिख दिया 6 लाख, और ये इन रुपीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लाख रुपीज़ लिख दिया। कहते हैं 1 2 3 कितने साल तक, 10 साल तक, 10 साल की लाइफ है ना, तो 10 साल तक इनकम होती रहेगी, सीधी सी बात है, इनकम होती रहेगी। कितनी इनकम होगी, इनफ्लो कितना है सर, इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन है, हाँ लेकिन सर सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेप्रिसिएशन, तो इनफ्लो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमें भूलना नहीं है, कंसिडर करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी इनकम कॉस्ट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। कहते हैं कि अगर हम ये मशीनरी वगैरह डाल देते तो ये जो 50,000 का खर्चा अभी तक करते आ रहे थे वो बच जाएगा हमारा। सीधी सी बात है, अगर हम इक्विपमेंट परचेज कर लेते और इस वेस्टेज का रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते तो क्या ये 50,000 का खर्चा हमें पे करना पड़ेगा, आंसर इज नो, कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसका रिप्रोडक्शन करने लगे। तो कहता है 50,000 का खर्चा बच गया, मतलब कि आपके लिए एक तरीके की इनकम हो गई, जिसे हम अपॉर्चुनिटी इनकम कहेंगे, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी इनकम क्या यहाँ पे कोई नेट ऑफ टैक्स ऐसा कुछ लिखा है, आंसर इज नो सर, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, कहीं पे भी नेट ऑफ टैक्स वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि ये बिफोर टैक्स है, ठीक है, ये बिफोर टैक्स है। और बिफोर टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, मैंने लिखा है कि नॉर्मली इनकम बिफोर टैक्स ही देता है, और आपको करना क्या होता है, सेल में जाके इस अमाउंट को ऐड करना है, मतलब कि सेल अमाउंट जितना भी उसमें 50,000 ऐड कर देना एज अ अपॉर्चुनिटी इनकम। लेकिन क्या वर्ड अपॉर्चुनिटी इनकम लिखेंगे, आंसर इज नो, वर्ड वही लिखेंगे जो यहाँ पे गिवन है, क्या है सर, वेस्टेज, तो क्या लिखेंगे, सेविंग इन वेस्टेज 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, सेविंग इन वेस्टेज 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। क्लियर है। इसे मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे लगे कि भाई करवाना पड़े, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन से कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन इनकी डिफरेंट है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन से ही समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईसीएम मॉड्यूल का क्या है कि हर एक क्वेश्चन में वो अपनी प्रेजेंटेशन चेंज करते रहते हैं, बेसिकली कंसिस्टेंसी नहीं है इन सॉल्यूशंस के अंदर, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। लेकिन हम कंसिस्टेंटली जो भी हमारी एक मेथड है उसी मेथड पे चलेंगे। सबसे पहले सेल लिख दीजिए, सेल तो मैंने जैसे कि कहा कि 50,000 यूनिट पर ईयर के हिसाब से बनाते हैं हर साल, ठीक है। और वेस्टेज निकलता है, और वेस्टेज को आप प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 गैलन के बदले 1 प्रोडक्ट बनेगा, इसने क्लियरली कह रखा है कि नो लॉस, तो 1 गैलन के बदले 1 गैलन बन जाएगा प्रोडक्ट। तो कहते हैं 50,000 का वेस्टेज का रॉ मटेरियल डालेंगे तो कितने यूनिट निकल के आएंगे, 50,000, सीधी सी बात है। और इसमें क्लियरली कह रखा है कि 50,000 यूनिट जो आप बनाएंगे उसे कितने में बेचेंगे, 10 रुपये में, 10 रुपये में बेच पाएंगे, तो 50,000 इंटू 10 कितने हो गए, 5 लाख। तो सेल प्राइस सबसे पहले मिल गई, सेल वैल्यू, ओके 5 लाख। उसके बाद तुरंत सर याद आया अपॉर्चुनिटी इनकम, अपॉर्चुनिटी इनकम को आपको क्या करना है सर, सेल में ऐड कर देना है बस। अपॉर्चुनिटी इनकम है कितने सर, 50,000, तो सर 50,000 क्या लिख देंगे, अपॉर्चुनिटी इनकम। लेकिन क्या वर्ड अपॉर्चुनिटी इनकम लिखेंगे सर, नहीं, सेविंग इन वेस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे आपके पास में, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, इनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हमने जो पढ़ा है उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कैसा हमने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी इनकम है, आपके पास में कॉस्ट है, तो यहीं पे फॉर्मेट के अंदर प्लस और माइनस कर दो। आईसीएम मॉड्यूल के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए इनका जो भी ट्रिक है फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन पे अपनी ट्रिक बदल देते हैं। हम एक ही ट्रिक पे चलेंगे जो हमने सीखा है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी इनकम हो या फिर कॉस्ट हो, जो भी ट्रीटमेंट बनती है वो सेल से हमें करना है,
ठीक है। बिफोर टैक्स है तो सेल में से, और आफ्टर टैक्स है तो सीधी सी बात है अर्निंग आफ्टर टैक्स में ऐड और लेस करना है। क्लियर है। ये बिफोर टैक्स है इसलिए सेल में ऐड और लेस करना है। ये इनकम है इसलिए ऐड करेंगे, ये इनकम है इसलिए ऐड करेंगे कितना 50,000, तो 50,000 इसमें ऐड कर देंगे प्लस 50,000, ठीक है, एज अ इनकम। और वर्ड क्या लिखेंगे, सेविंग इन वेस्टेज, सेविंग इन वेस्टेज डिस्पोज ऑफ, पूरे का पूरा लिख सकते हैं वेस्टेज डिस्पोज ऑफ, ठीक है, कि डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ा, उससे जो सेविंग हुई वो 50,000 है। तो ये सेविंग इन वेस्टेज आपके पास में 50,000। इसके बाद खर्चे माइनस करना स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है 2,50,000, तो 2,50,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट 30,000 पर ईयर के हिसाब से, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 30,000 पर ईयर के हिसाब से। इसके बाद और कोई खर्चे, तो खर्चे में यहाँ पे कहता है, ये पैराग्राफ में तो कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उससे पहले एक और खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इसे एक खर्चा भी कह सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी आप कह सकते हैं। तो कहता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 20,000 पर ईयर के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, वो माइनस कर दिया। और कोई खर्चा है क्या, आंसर इज नो, और कोई खर्चा नहीं है, बस अब डेप्रिसिएशन लेस कर दो, उसके बाद टैक्स बेनिफिट ले लो, टैक्स माइनस करके डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना, काम खत्म। तो डेप्रिसिएशन कितना था कैलकुलेट किया है 60,000 पर एनम के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस कर दिया आपके पास में आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है ये आपके पास में अब डिफरेंट हमारा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। ये आंसर ये चेंज कर देते हैं, बताइए कितना आंसर आ रहा है, ये 5,50,000, जिसमें से माइनस करेंगे 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 और माइनस 60,000। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर कितना आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा, 1,90,000, 1,90,000 आपके पास में क्या आएगा, आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स 1,90,000। अब टैक्स रेट कितना क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ज़रा, कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है और टैक्स रेट 50% है, ठीक है। तो 50% आप टैक्स माइनस कर दीजिए, तो इसका 50% करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 95,000, जो टैक्स के नाम पे माइनस होगा। तो 95,000 माइनस किया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 95,000, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया था 60,000, उतना ही वापस से ऐड बैक करेंगे, 60,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है। 60,000 ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, और 60,000 जैसे ही ऐड बैक कर दिया आपके पास में अमाउंट आ जाएगा प्लस 60,000, 1,55,000, 1,55,000 जिसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे, जिसे हम कैश इनफ्लो कहेंगे, ये आपके पास में आंसर 1,55,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में 1,55,000 पर एनम के हिसाब से इनफ्लो आ गया। हर साल सेम है, 10 साल तक आपको इनकम होनी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रिक बड़े ही आराम से आपको क्लियरली सिखाई थी कि या तो आप 1 2 3 4 इस तरीके से करिए, या फिर एक काम करिए इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 to 10 ईयर के लिए आपके पास में सेम इनकम है 1,55,000, और प्लस में दिखाएंगे इनकम है 1,55,000, और उसका सम ऑफ पी फैक्टर 10 साल का जो सम ऑफ पी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ईयर 0 पे तो पी फैक्टर ऑलवेज 1 होता है, तो यहाँ पे तो 6 लाख माइनस में ही दिखेगा। बस यहाँ पे सम ऑफ पी फैक्टर लेके माइनस करके आप जो है ऐड कर दिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लीजिए, और पी फैक्टर क्या आएगा वो देख लीजिए, आपका आंसर यहीं पे मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन इन लोगों ने डिफरेंट किया लेकिन आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने देखे फिर बाद में ये 1,55,000 का आंसर निकाला है, ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही फॉर्मेट में सारा आंसर दिखाना है इस तरीके से, ठीक है। यह सेल लिखा सबसे पहले 5 लाख, इसके बाद नीचे की लाइन में सेविंग इन्वेस्टेड लिखे 50,000, उसके बाद नीचे की लाइन में लेस करते ये सारी की सारी चीज़ें। ध्यान रहे ये कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है, ये कैसे आया अमाउंट, ठीक है, इसके नंबर्स होते, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन दिखानी है, इन लोगों ने नहीं दिखाई तो हमें दिखानी है, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन इन लोगों ने नहीं दिखाई लेकिन हमें दिखानी है, कंपलसरी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसा है, 6 लाख डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 ईयर्स। तो ये करके 60,000 दिखाएंगे और आपके पास में आंसर आएगा। तो यहाँ पे 6 लाख आपके पास में क्या है सर, आउटफ्लो, और इनफ्लो कैसे निकालेंगे, 1,55,000 है, और पी फैक्टर गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है।
देखिए 10 साल का इन लोगों ने सम ऑफ पी फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो 1,55,000 इंटू 5.019 करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 7,77,945। बस 6 लाख में से ये माइनस कर दो, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव ये देखिए। तो सर एनपीवी तो पॉजिटिव आ गया, और जैसे कि मैंने कहा अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो हम कह देंगे कि ये एक्सेप्टेबल है, ये बेहतरीन तरीका है, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम वही कह देंगे कि आपके पास में ये प्रोसेस करना, रिप्रोडक्शन करना बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इस पर जा सकते हैं। कंपनी को एडवाइस करेंगे कि आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके पास में बहुत ज़्यादा सिंपल था, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, उसके बाद 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले एक चीज़ मैं आपसे जो नॉर्मली नॉलेज के हिसाब से पूछता हूँ वो पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने प्रोडक्ट परचेज करा, ठीक है, या आपने एक प्रोडक्ट परचेज करा है, ठीक है, या आपने क्या करा है सर, एक प्रोडक्ट परचेज करा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट आपने परचेज करा है 10,000 का, ठीक है, ₹10,000 की आपके पास में कॉस्ट लगी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है कि सर ये इस तरीके का प्रोडक्ट है कि जिसकी लाइफ, ये मशीन वगैरह मान सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी मानिए, इसकी लाइफ जो है वो 10 साल है, ठीक है, 10 ईयर्स की लाइफ है। कहते हैं कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है जहाँ पे हर साल आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है और उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। मेंटेनेंस एक्सपेंस है आपके पास में, इसका मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, और मेंटेनेंस एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल इसका मेंटेनेंस एक्सपेंस अगर बात करें तो मान लेते हैं 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, 10,000 में आपने परचेज़ करा, ठीक है, 10,000 में ये प्रोडक्ट परचेज़ किया। पहला साल गया, सीधी सी बात है मेंटेनेंस एक्सपेंस का खर्चा हुआ होगा। जैसे ईयर एंडेड हुआ, फर्स्ट ईयर एंड हुआ, उस पर हमें इस प्रोडक्ट का मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट ईयर में, मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मुझे 1 लाख का खर्चा करना पड़ा। किस चीज़ का सर? मेंटेनेंस का, ठीक है, मेंटेनेंस का आपके पास में खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर भी पूरा हुआ, तो मुझे वापस से क्या करना पड़ा सर? मेंटेनेंस का 1,000 का खर्चा करना पड़ा। अब जैसे ही सेकेंड ईयर का एंड आया, मैंने ये सारे खर्चे कर दिए, और आपके पास में कोई एक पर्सन आया आपके पास, ठीक है, ये कोई पर्सन आया आपके पास में और कहने लगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो मुझे दे दो, मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ किया है वो मुझे दे दो, मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा ये प्रोडक्ट को, और आप नया ले लीजिएगा, कुछ भी करिएगा। हमने कहा ठीक है, हम बेच देते हैं आपको। अब नॉर्मल दिमाग लगाइएगा कि आप यहाँ पे मिनिमम कितना पैसा मांगेंगे। ये पर्सन कह रहा है कि आपने 10,000 में परचेज़ किया था, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। अभी वो पी फैक्टर का कोई कंसेप्ट दिमाग में न रखिए, ठीक है, पी फैक्टर का कोई भी कंसेप्ट अभी दिमाग में मत रखिए। आप एकदम नॉर्मल पर्सन है, जिसने आपने जो है क्या किया, ये प्रोडक्ट परचेज़ करी, आपको कोई ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस आपको ये पता है कि जितना खर्चा किया उतना मुझे रिकवर होना चाहिए अगर ये प्रोडक्ट बेचता हूँ तो, ठीक है। ये जो पर्सन आया वो आपको ऑफ़र कर रहा है कि 10,000 में आपने जो ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था, मैं आपको 10,000 दे देता हूँ। ये कब आया है? सेकेंड ईयर के एंड में ये पर्सन हमारे पास आया है। कहता है कि 10,000 में आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया था, 10,000 मैं दे रहा हूँ, आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए, आप नया परचेज़ कर लेना ज़रूरत पड़ी तो। हमने कहा ठीक है, ये प्रोडक्ट तो हम बेच देंगे, लेकिन 10,000 दे रहा है, क्या आप तैयार हो जाएंगे? आंसर इज़ नो। क्यों सर? क्योंकि सीधी सी बात है, क्या ये प्रोडक्ट पे हमने सिर्फ और सिर्फ 10,000 का खर्चा किया? आंसर इज़ नो सर। 2 साल बीत गए, 2 साल के लिए हमने यहाँ पे 1,000 मेंटेनेंस का भी तो खर्चा किया है। अगर हमें इस प्रोडक्ट को बेचना ही है तो इससे हमें 2,000 और भी वसूल करने पड़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि चलो 10,000 तू दे रहा है, ठीक है, पी फैक्टर का कोई कंसेप्ट अभी हमारे दिमाग में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हम नॉर्मल पर्सन है, और नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। तो कहता है 10,000 तो वो कॉस्ट का तू दे रहा है, 2,000 जो अभी तक खर्चा किया है वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा, तू मुझे 12,000 दे दे, ये प्रोडक्ट और ले जा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उस टाइप से ये बात बिल्कुल सही है
कि भाई 2000 का तो खर्चा किया है तो वो भी तो रिकवर करेंगे, ठीक है। अगर 3 साल बाद आया होता तो सर, अगर यहीं पे ये 2 साल बाद आया, अगर 3 साल बाद आया होता तो सर सीधी सी बात है तीसरे साल भी 1000 का खर्चा हुआ होता। तो तीसरे साल अगर 3 साल बाद आया होता तो मैं 3000 वसूल करता, मतलब कि मैं उसे कहता 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये दे के जा और प्रोडक्ट परचेस कर ले। सीधी सी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सर प्रोडक्ट का अमाउंट तो जो चार्ज होना है वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा अगर कोई मैंने खर्चा किया है प्रोडक्ट के ऊपर तो वो भी मुझे चार्ज करना है। ये हमारी जो दिमाग चलता है वो इस तरीके से चलता है, और नॉर्मली आपको करना भी चाहिए चार्ज। सीधी सी बात है, आपने अगर किसी प्रोडक्ट पे खर्चा एक्स्ट्रा किया है तो सीधी सी बात है अगर कोई प्रोडक्ट ये परचेज़ करना चाहता है तो एक्स्ट्रा खर्चा भी तो रिकवर करेंगे। ये मिनिमम प्राइस हो गया 12,000 13,000, ये मिनिमम इतना तो रिकवर करना है पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कॉस्ट है। उससे ज़्यादा करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 12,000 13,000 ये तो करना ही पड़ेगा। इसी कंसेप्ट पे बेस ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यही एक दिमाग लगाना था कि जब भी बेच रहे हो उस वक्त तक आपने कितना खर्चा किया है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10,000 में परचेज़ किया था तो 10,000 में बेच दिया, काम हो गया। लेकिन जब बेच रहे हो तो 10,000 के बाद भी कुछ खर्चे किए होंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंस वगैरह वगैरह, रिपेयर एक्सपेंस, तो वो खर्चे भी तो रिकवर करने पड़ेंगे क्योंकि हमने खर्चा किया था। उसी पे बेस ये क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ए इन कंपनी करके कोई, खैर नाम तो जो भी है आपके पास में, कंपनी है जो कि एग्जिस्टिंग मशीन उनके पास है वो रिप्लेस करना चाहती है, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाहती है। कहता है रिप्लेस करेंगे या फिर और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट, या तो इस मशीन को रिप्लेस कर देंगे या फिर इस मशीन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस वगैरह, इसके पार्ट चेंजेस करवा देंगे या फिर इसमें मॉडिफिकेशन करवा देंगे। बेसिकली ये दो बातें ये कंपनी सोच रही है, ठीक है जी। कहता है कि आपके पास में जो ए एन कंपनी है वो करंटली तो कोई टैक्स पे कर ही नहीं रही है, सीधी सी बात है, कोई टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इसमें। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सर अगर आप रिप्लेसमेंट कराओगे तो रिप्लेसमेंट में ऐसा है कि सर नया मशीन परचेस करना पड़ेगा इसके बदले दूसरा। तो कहता है दूसरा मशीन की कॉस्ट पड़ेगी 90,000 रुपीज़, ठीक है। तो दूसरा मशीन कितने में पड़ेगा, 90,000 रुपीज़ में पड़ेगा, आपको परचेस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि चलो मशीन तो परचेस कर लिया, कहता है रिक्वायर करता है मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। ओबियसली मेंटेनेंस एक्सपेंस हर साल होते हैं, ईयरली वाइज होते हैं, ठीक है। पूरा लाइफ टाइम का तो आपको पास में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, मेंटेनेंस एक्सपेंस तो ईयरली होते हैं नॉर्मली, ठीक है। हर 2 साल हर 1 साल इस तरीके से चलते रहता है। यहाँ पे ईयरली है, हर साल आपको 10,000 का मेंटेनेंस एक्सपेंस खर्चा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वैसा ही है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से मशीन की कॉस्ट थी 10,000 और मेंटेनेंस एक्सपेंस था आपके पास में 1,000। यहाँ पे वही कहानी है, बस अमाउंट चेंज है। कहता है मशीन की कॉस्ट 90,000 है और हर साल मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 पे करना पड़ेगा। और मशीन की लाइफ कितनी है, कहता है 8 साल की है, 8 ईयर, देख लीजिए। क्लियर है, तो मशीन की लाइफ 8 साल है, तो 8 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 10,000 10,000 पे करना पड़ेगा। ओबियसली आपको नॉर्मली 7 ईयर का ही मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना पड़ेगा क्योंकि 8 ईयर का एंड तो मशीन का ख़त्म हो गया, ठीक है। 8 ईयर के एंड में थोड़ी ना वापस से खर्चा करेंगे, 8 ईयर का एंड मतलब कि मशीन ही ज़ीरो हो गया। तो 8 ईयर के एंड में हम कोई खर्चा नहीं करते, ये तो आपको नॉर्मली पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेसिकली कॉस्ट का कंसेप्ट है। अगर आपने सर्विस कॉस्टिंग वगैरह चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ के आ रहे होंगे कि इस तरीके के खर्चे में नॉर्मली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि अगर मशीन की लाइफ 8 साल की है और हर साल के एंड में हमें मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 पे करना है, तो कितने साल के लिए पे करेंगे, ओबियसली 7 साल, 7 ईयर्स, 8 नहीं 7, क्योंकि 8वां साल जो है वो ख़त्म होगा तो वो तो मशीन ही ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो मशीन चलाना ही नहीं है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस करने की ज़रूरत ही क्या है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये कंसेप्ट जो है कॉस्टिंग का है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो बस मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 पे करना है हर साल, आपके पास में 8 साल तक आपके पास में पे होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 8th ईयर आपके पास में
सैल्वेज वैल्यू की बात करें तो 20,000 आपको सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 20,000 आपकी सैल्वेज वैल्यू है, ठीक है, 20,000 सैल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगी। 8 साल खत्म हुए, ये मशीन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई, बस इसके बदले आपको 20,000 सैल्वेज के मिल जाएंगे, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहता है, इसके बाद आगे कहता है एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो रिक्वायर करता है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस ईच ईयर, एंड कहता है इट सैल्वेज वैल्यू फॉल ईच ईयर एज फॉलो। क्या चीज़ ये, इसका मतलब क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा, वैसे आधी बात तो समझा चुका हूँ, बस अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तुरंत समझ आ जाएगा। कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस और सैल्वेज वैल्यू की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले ये वर्ड का मतलब समझ जाता हूँ। कहते हैं एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। इसका मतलब जो अभी अभी मैंने समझाया कि सर अगर कोई प्रोडक्ट आपने 10,000 में परचेज करी है, ठीक है, हर साल उसका 1,000 मेंटेनेंस पे करना है आपको। 2 साल बाद कोई पर्सन आया, कहता है कि ये प्रोडक्ट मुझे बेच दीजिए आप, तो ऑब्वियसली आप एज अ नॉर्मल पर्सन 12,000, किस चीज़ के 12,000, 10,000 कॉस्ट और 2,000 मेंटेनेंस के, 1,000 रुपये 2 साल का 2,000, तो टोटल 12,000 रुपये रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ओबियसली उसे 12,000 मिनिमम पे आप जो है बेचेंगे, उससे ज़्यादा में बेच पाए तो ठीक है, वो तो आपकी बात है, लेकिन कॉस्ट की बात करूँ तो वो 12,000 है एज अ नॉर्मल पर्सन। सर बिल्कुल 12,000 है, तो इसी का ही मतलब है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मतलब कि जितने साल चलते जाएंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 1,000, दूसरे साल की बात करूँ तो सर 1,000 और पे किया, मतलब कि मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 2 साल खत्म हुए मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया, तो आप कहेंगे सर ईयर 1 में 1,000 का खर्चा किया था, ईयर 2 में भी 1,000, मतलब कि टोटल 2,000 रुपीज़ का खर्चा किया, और थर्ड ईयर में 3,000, फोर्थ ईयर में 4,000, मतलब कि इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यही वही वर्ड का है। बिल्कुल इसी तरीके से कहता है सैल्वेज में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सैल्वेज वैल्यू में कैसा होगा, सीधी सी बात है, देखिए सैल्वेज वैल्यू में भी आपको नॉर्मली पता रहता है, अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखें तो कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, वो आपने परचेज़ कर लिया, अब एक्सचेंज ऑफर में अगर आप उस फ़ोन की वैल्यू देखेंगे तो जितनी वैल्यू आज दिखा रहा है, 5 साल बाद अगर उसकी वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कोई न्यू फ़ोन आपने परचेज़ किया, ठीक है, न्यू फ़ोन आपने परचेज़ किया और आपकी रीसेल वैल्यू मतलब कि एक्सचेंज वैल्यू आपने अमेज़न पे चेक करी, फॉर एग्जांपल उसके 10,000 रुपये दिखा रहा है कि उसके 10,000 रुपीज़ दिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसके बदले न्यू फ़ोन आप परचेज़ करना चाहते हो, एक्सचेंज में ये देना चाहते हो, तो 10,000 इसके आपको मिल जाएंगे। अब यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि इसे 10 साल बाद देखिए, 10 साल बाद इसकी वैल्यू वापस से देखिए तो अमेज़न पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 2,000 3,000 ऐसी दिख रही होगी। क्यों सर? क्योंकि सीधी सी बात है, आज उसकी वैल्यू है, लेकिन 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब इसकी अब ये जो फ़ोन है उसकी कोई यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ कह रहा है, सैल्वेज वैल्यू में भी ऐसा ही चेंजेस है। देखिए इन्फॉर्मेशन वो खुद दे रहा है, कहता है कि देखिए अगर आप आज बेच देते हैं, सैल्वेज वैल्यू हर साल के हिसाब से आपको गिवन है, क्यों गिवन है वो आगे पढ़ेंगे, अभी पता चल जाएगा आपको। वरना सैल्वेज वैल्यू तो लाइफ एंडेड के लिए, जैसे कि इसने कहा कि 20,000 दे देंगे 8 साल ख़त्म होते ही, वो ठीक है, लेकिन अगर आप आज बेचना था चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कि देखिए अगर आप प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कहा ये न्यू फ़ोन आप परचेज़ करते और तुरंत बेच देते तो इसके बदले आपको 10,000 मिलेगा। उसी तरीके से इसकी मशीन, ये जो मशीनरी 90,000 में आपने परचेज़ करा, अगर वो आज ही बेच देते तो उसकी सैल्वेज वैल्यू आपको मिलेगी 40,000 रुपीज़, अगर आज ही बेच दिया तो कितने में पड़ेगा आपके पास में, 40,000 रुपीज़ इसकी सैल्वेज वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अगर 1 साल बाद बेचते फर्स्ट ईयर का एंड में, तो कहता है कि आपके पास में कितना होगा, 25,000 रुपीज़ मिलेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे साल चलते जाएंगे सैल्वेज वैल्यू कम मिलेगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 10,000 आज दे रहे, 10 साल बाद तो 2,000 देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ईयर चलते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, उतनी वैल्यू वो कम करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के एंड में अगर आप बेचने गए तो कहते हैं वो 15,000 ही देंगे, और थर्ड ईयर के एंड में 10,000, और फोर्थ ईयर के एंड में ज़ीरो।
ये हमें एक ऑफ़र मिला है, आप समझिए। ये एक हमारे पास में नॉर्मल ऑफ़र है। वरना अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मल लाइफ के हिसाब से तो कहते हैं 8 साल चलेगी, 8 साल के बाद 20,000 मिल जाएंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक ऑफर के हिसाब से देखें, ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन का, ये न्यू मशीन का है 20,000 रुपये, ये एग्जिस्टिंग मशीन की बात कर रहा है। एग्जिस्टिंग मशीन के लिए ये इन्फॉर्मेशन है और एग्जिस्टिंग मशीन की 4 साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये एग्जिस्टिंग मशीन है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग मशीन की दे रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। एग्जिस्टिंग मशीन में ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। क्या था, एग्जिस्टिंग मशीन की ये आपकी लाइफ है, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग मशीन को अगर आज ही बेच दिया तो 40,000 मिलेंगे, 1 साल बाद बेचा 25,000 मिलेंगे, 2 साल बाद बेचा तो 15, 3 साल बाद 10, 4 साल बाद तो कुछ मिलना ही नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। तो ये चीज़ है। और उसके बदले नया मशीन परचेज़ करेंगे, नए मशीन की इन्फॉर्मेशन ये है आपके पास में। कहता है रिप्लेस करेंगे ना, तो नया मशीन 90,000 में पड़ेगा, जिस पे 10,000 रुपये आपको मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे और 8 साल की लाइफ रहेगी। 8 साल ख़त्म होते ही उसके बदले 20,000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में, अगर इसे कॉन्क्लूड करूँ, ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम कॉन्क्लूड करें, तो एग्जैक्टली इसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें तो ये कहना क्या चाहता है। बस सिंपल से एक मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि इसने दो इन्फॉर्मेशन दी है, एक ओल्ड मशीन की इन्फॉर्मेशन और एक न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले थोड़ी बहुत न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन की बात करी। कहता है कि अगर ओल्ड मशीन को आप बेच देते, उसके बदले न्यू मशीन आप ले लेते, रिप्लेस कर देते बेसिकली, तो कहता है 90,000 की कॉस्ट पे आपको ये मशीन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर साल इसका मेंटेनेंस एक्सपेंस भी आपको करना पड़ेगा। मेंटेनेंस एक्सपेंस है 10,000 रुपये, ठीक है। और ये लाइफ कितनी रहेगी, 8 साल, 8 ईयर्स की लाइफ रहेगी। और जैसे ही 8 ईयर ख़त्म, इसकी सेल्वेज वैल्यू भी आपको मिलेगी। सेल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी, कहता है 20,000 रुपये। ये न्यू मशीन की, अगर आप न्यू मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद एग्जिस्टिंग मशीन, मतलब कि ओल्ड मशीन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओल्ड मशीन में ऐसा है कि सर अगर आज ही आपने बेच दिया और आज ही आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको इसके बदले 40,000 मिल जाएंगे और न्यू मशीन आपको 90,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, बस ओल्ड मशीन को कब रिप्लेस करवाना चाहते हो वो डिसीजन आपको लेना है। अगर आज ही दे दोगे तो 40,000 मिलेगा, 90,000 में न्यू मशीन मिल जाएगा। एक्सचेंज कर दो, 40,000 कट जाएगा, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पे कर देना, 50,000 रुपये, काम खत्म, ठीक है। अगर ज़्यादा चलाओगे तो कहता है कि सर मेंटेनेंस एक्सपेंस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन का भी तो कोई ना कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना होगा। तो कहते हैं फर्स्ट ईयर तक चलाया, आज नहीं बेचा, 1 साल बाद बेचोगे तो 1 साल बाद 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा और 25,000 का सेल्वेज वैल्यू मिलेगा। तो नेट अमाउंट तो मैं कहूँ आपके पास में हाथ में कितना बचेगा, 15,000, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इस मशीन को बेचोगे 25,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 10,000 तो मेंटेनेंस के चले जाएंगे। क्लियर है, मेंटेनेंस के एक्सपेंस करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। रनिंग कंडीशन में ही तो होना चाहिए मशीन। तो 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा, 25,000 मिलेंगे, नेट 15,000 आपको मिलेंगे। उससे अच्छा प्रेजेंट में बेच देते हैं तो मेंटेनेंस एक्सपेंस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यूज़ ही नहीं है अभी, हमने करा डायरेक्टली अभी के अभी बेच दो। तो कहता है 40,000 रुपये नेट आपको मिल जाएंगे और काम ख़त्म, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर के एंड में आपने इस मशीन को बेचा, तो कहता है सेकेंड ईयर के एंड में 20,000 का खर्चा करना पड़ेगा मेंटेनेंस का, 15,000 हाथ में मिलेंगे, नेट कितना, 5,000 का लॉस है। और ये क्या नेट 5,000 का ही सिर्फ और सिर्फ लॉस है क्या, आपका खर्चा 20,000 ही है सेकेंड ईयर के एंड में? आंसर इज़ नो सर। सेकेंड ईयर के एंड में अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप सिर्फ सेकेंड ईयर का खर्चा थोड़ी ना देखेंगे, अभी तक कितना खर्चा किया वो सारा का सारा खर्चा देखते। मतलब कि सेकेंड ईयर के एंड में 20,000 का नहीं, 30,000 का खर्चा हुआ है टोटल। 10,000 का फर्स्ट ईयर में खर्चा किया ना, तो आप तो क्या कहेंगे, सर मैंने 30,000 का खर्चा किया है, उसके सामने मुझे 15,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें नुकसान हो रहा है या फिर फ़ायदा, उस तरीके से देखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर थर्ड ईयर की बात करूँ, तो थर्ड ईयर में भी ऐसा ही देखेंगे ना आप, सीधी सी बात है। कहते हैं अगर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में कहता है 30,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं थर्ड ईयर के एंड में आके आपके पूछूँ कि भाई कितना मेंटेनेंस का एक्सपेंस किया है, तो क्या आप 30,000 कहेंगे, 30,000 कहेंगे? आंसर इज़ नो सर। थर्ड ईयर के एंड में आप कहेंगे कि 10,000 फर्स्ट ईयर में खर्चा किया था,
20,000 सेकेंड ईयर में और 30,000 थर्ड ईयर में। टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना आप कहेंगे? 30,000 नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि सर 30 + 20 + 10 मतलब कि 60,000 का खर्चा किया है और उसके सामने सेल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी? 10,000। सेल्वेज वैल्यू जो है वो ईयर वाइज होती है और मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है वो इंक्रीजिंग अमाउंट होते हैं। इंक्रीजिंग अमाउंट का मतलब होता है कि जितने ईयर आपके निकलते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे इसमें। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 60,000 हम बोलेंगे, ठीक है, ये तो थर्ड ईयर का एक्सपेंस है 30,000, लेकिन अल्टीमेटली हम एक्सपेंस कहे टोटल तो 60,000 किया है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्रीजिंग अमाउंट के हिसाब से होता है। इंक्रीजिंग अमाउंट मतलब कि ऐड होते जाते हैं, लेकिन सेल्वेज वैल्यू इंक्रीजिंग अमाउंट के हिसाब से नहीं होता। सेल्वेज वैल्यू तो ईयरली वाइज होता है कि अगर आज बेचोगे तो इतना मिलेगा, कल बेचोगे तो इतना मिलेगा, उसमें कोई ऐड ऑन नहीं होता। ठीक है, अगर आज बेच दोगे तो 40 मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में मिलोगे तो 25। ठीक है, इतना ही मिलेगा। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ये प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह में होता है कि अगर आज फ़ोन बेच दोगे तो 10 मिलेगा, कल बेचने आओगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, बेसिकली कम हो जाता है, सॉरी। तो कहता है आज बेचोगे तो 10, कल बेचोगे तो 8,000 रुपये। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे वही वही कैसे आगे क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15% के हिसाब से, मतलब कि पी फैक्टर आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है या फिर आपके पास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड है या फिर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है या फिर रेट ऑफ रिटर्न का है वर्ड, तो ये दे सकता है आपको कोई भी। ठीक है, क्या कहता है रिक्वायर्ड क्या है? कहता है रिक्वायर्ड है कि व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन इसने पूछा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कब मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए कंपनी को। कंपनी को ये मशीन कब रिप्लेस करना चाहिए? फर्स्ट ईयर में करना चाहिए, अभी के अभी कर देना चाहिए, सेकेंड ईयर में करना चाहिए, थर्ड ईयर में करना चाहिए, या फिर फोर्थ ईयर के एंड में करना चाहिए? कब करना चाहिए? तो नॉर्मल हमारा दिमाग कब चलता है? सर दिमाग हमारा ऐसा ही चलता है कि जहाँ पे फ़ायदा होगा वहाँ पे बेच देंगे। अगर अभी के अभी बेचने से हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है तो अभी के अभी बेचेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में कोई फ़ायदा मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर के एंड में बेचेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में फ़ायदा मिल रहा है तो सेकेंड ईयर के एंड में। क्या बात समझ रहे? इस तरीके से चलता है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब आपको पूछा जाए कि व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, इसका मतलब ये कहता है कि कौन से साल में बेचना चाहिए। अभी के अभी बेच दे, फर्स्ट ईयर के एंड में बेचे, सेकेंड ईयर के एंड में। तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, ईयर वाइज हमें फ़ायदा कैलकुलेट करना होता है बस। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, तो आपको क्या करना पड़ता है, हर एक साल का आपको फ़ायदा या फिर नुकसान कैलकुलेट करना होगा और फिर बताना होगा कि कब हमें रिप्लेस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस ईयर में होगा उस ईयर में हम ये कहेंगे कि आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा पी फैक्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद दे रहा है। कहता है 15% के हिसाब से अगर 8 साल का सम ऑफ पी फैक्टर की बात करें तो सम ऑफ पी फैक्टर वो खुद दे रहा है। कहता है 8 ईयर का, एट द 8 ईयर मतलब कि 8 ईयर का आपको जो है पी फैक्टर 0 पॉइंट आपको दे रखा है। तो सम ऑफ पी फैक्टर भी दे रखा है और 8 ईयर का भी आपको पी फैक्टर गिवन है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपलसरी आपको यही लेना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। इसके अलावा कोई पे फैक्टर की ज़रूरत पड़ी तो वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन कुछ पे फैक्टर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कंपलसरी वही लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्यूशन से दिखा देता हूँ, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 12। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो मैं अभी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो मैं बता दूँ, उसके बाद आपके पास में मेन सॉल्यूशन की डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले तो एज अ नॉर्मल पर्सन आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर आप आज के आज प्रेजेंट, अगर आप आज के आज ये मशीन बेच देते, ठीक है, कॉस्ट की बात चलो बाद में करेंगे। अगर आज के आज अगर मशीन बेच देते तो क्या खर्चा आप रिकवर करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो देखिए हम बेसिकली यहाँ पे मशीन बेच रहे, मशीन पे दो ही खर्चे लग रहे, एक तो आपने परचेज कॉस्ट लगाई होगी और दूसरा मेंटेनेंस एक्सपेंस। दो ही खर्चे लग रहे, दो के अलावा कोई खर्चे है ही नहीं। तो अगर कोई पर्सन आया आपके पास और आपसे कहता है कि सर आपकी मशीनरी हमें परचेज करनी है, तो हम दो ही चीज़ें रिकवर करेंगे, दो चीज़ें हम ऐड करके उसे बताएंगे कि इतने में बेचना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि सर 10,000 का मशीन है,
2 साल बाद कोई व्यक्ति आया हमारे पास और कहता है कि सर हमारा आपका जो मशीन है वो परचेज़ करना है। तो हम क्या 10,000 में बेचेंगे? आंसर इज़ नो सर। हमने पर ईयर के हिसाब से 2,000 का टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंस खर्चा किया था, 1000 पर ईयर के हिसाब से। तो हमने कितना कहा सर 12,000 में लेना है तो ले लो वरना नहीं। तो एज़ ए नॉर्मल पर्सन हम क्या करते हैं सर, परचेज़ कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा चलो परचेज़ कॉस्ट, चलो ठीक है परचेज़ कॉस्ट ऊपर वगैरह दे रखी है, एक बार के लिए उसे भूल जाओ। उसके अलावा क्या खर्चा है सर, मेंटेनेंस एक्सपेंस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हर साल मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, प्रेजेंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आपको बताना है कि आप रिकवर कितना करेंगे अमाउंट, ठीक है, आपको बताना है। चलिए, अगर मैं कहूँ सर प्रेजेंटली, अभी के अभी अगर आप जो है मशीन को बेच देते हैं तो कितना अमाउंट रिकवर करना चाहोगे? तो सर कहते हैं सीधी सी बात है परचेज कॉस्ट, वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैंने कहा परचेज कॉस्ट को एक बार के लिए साइड में रख दो, वो तो चलो ठीक है, मैंने कोई अमाउंट दे दिया 10,000, वो रिकवर करेंगे ही करेंगे। और कितना करोगे? तो सर और मेंटेनेंस में जो भी खर्चा किया वो रिकवर करेंगे। कहते हैं प्रेजेंटली तो कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस है ही नहीं, तो रिकवर कितना करोगे? सर अब तो रिकवर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, परचेज कॉस्ट में बेच देंगे, काम खत्म। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि परचेज़ कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 है तो 10,000 रिकवर कर लूँगा और बेच दूँगा। क्योंकि मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंस खर्चा किया नहीं है, मैं इतने में बेच दूँगा। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में अगर कोई पर्सन आया आपसे, कहता है कि सर ये मशीन हमें बेच दो, तो कितने में बेचोगे? सर सीधी सी बात है, परचेज़ कॉस्ट तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा 10,000, वो तो रिकवर करेंगे ही करेंगे। दूसरा कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस खर्चा किया है तो वो भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास कोई पर्सन आता है तो कितना करोगे? तो सर परचेज़ कॉस्ट तो चलो ठीक है, वो आप 10,000 कह रहे हैं तो 10,000। दूसरा दूसरा मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 भी रिकवर करेंगे, टोटल 20,000 रिकवर करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम सामने वाले जो पर्सन हमारे पास जो ये मशीन परचेज़ करने के लिए आए, परचेज़ कॉस्ट प्लस 10,000 मेंटेनेंस का खर्चा भी रिकवर करेंगे। टोटल कितना? फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ कॉस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम परचेज़ कॉस्ट निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं परचेज़ कॉस्ट 10,000 है। तो मैं कितना रिकवर करूँगा? सर परचेज़ कॉस्ट 10,000 और ये जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है 10,000 का वो भी करूँगा। तो 20,000 रुपये खर्चा रिकवर करूँगा उस व्यक्ति से मिनिमम। ये हमारी 20,000 क्या है, कॉस्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? 20,000 का खर्चा मैं रिकवर करूँगा ही करूँगा। क्लियर है? तो कहते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में अगर कोई पर्सन आता है तो 10,000 तो मुझे मेंटेनेंस के एक्सपेंस का खर्चा करना ही करना है। तो ये देखिए 10,000 का खर्चा तो मैं करूँगा ही करूँगा, ये 10,000 का खर्चा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंस की बात करूँ, परचेस कॉस्ट भी रिकवर करनी पड़ती है। टोटल हमें रिकवरी कितनी करनी होती है सर? परचेस कॉस्ट एंड आपके पास में मेंटेनेंस का। परचेस कॉस्ट एक बार के लिए साइड में रख देता हूँ, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि 10,000 परचेस कॉस्ट है, लेकिन परचेस कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल जो हमारा दिमाग लगता है वो लगाते हैं। कहता है फर्स्ट ईयर के एंड में परचेस कॉस्ट तो रिकवर करेंगे, साथ में मैं ये मेंटेनेंस एक्सपेंस भी रिकवर करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंस है, इसलिए रिकवर करना है, इसलिए 10,000 माइनस में दिख रहा है। क्यों माइनस में दिख रहा है? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था। ठीक है। कहते हैं उसके सामने 25,000 रुपये मिलेंगे तो वो ऐड कर दूंगा। 25,000 रुपये, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 25,000 है, ठीक है, 25,000। तो 25,000 आपके पास में मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। क्लियर है? और परचेस कॉस्ट रिकवर करूँगा, तो दो चीज़ें रिकवर करनी है, उसके सामने 25,000 मिलेगा, फिर मैं देखूंगा कि फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। बस एज अ नॉर्मल पर्सन तो डायरेक्टली देख लेता है, लेकिन हम तो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वगैरह निकाल के एक एक्सपर्ट की तरह कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर के एंड में मैं कहूँ, आपसे कोई पर्सन आ रहा है और कहता है कि सर हमें ये मशीन बेच दी, तो कितने में बेचेंगे? सर सीधी सी बात है, सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट रिकवर करेंगे। परचेज कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वही ले लेता हूँ, चलो। परचेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल 28,600 है परचेज कॉस्ट। ठीक है, ये क्या है सर? परचेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल। ये परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, वापस से फर्स्ट ईयर के एंड में वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल 28,600 क्या है सर? आपकी परचेज कॉस्ट है। 28,600 आपकी परचेज कॉस्ट है फॉर एग्जांपल। और मैं कहूँ फर्स्ट ईयर के एंड में कोई पर्सन आया और आपसे ये मशीन परचेज करना चाहते हैं, कितने में बेचोगे? सबसे पहले तो देखिए सर,
परचेज कॉस्ट रिकवर करेंगे, माइनस में ये खर्चा दिख रहा है हमने जो खर्चा किया था 28,600। क्या क्लियरली दिख रहा है आपको? ये कैसे आया वो मैं सिखाऊंगा, 28,600 कैसे आया वो कैलकुलेट कराऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दिमाग लगाइए। ये तो मैं रिकवर करूंगा ही करूंगा परचेज कॉस्ट, प्लस अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो वो भी रिकवर करूंगा 10,000, और उसके सामने मिल कितना रहा है 25,000, वो प्लस में दिखेगा। जो इनकम है वो प्लस में दिखती है, खर्चा है वो माइनस में दिखेगा। और फिर देखूंगा कि मेरी इनकम प्लस में आ रही है या फिर माइनस में आ रही है। उसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा और पता चलेगा कि इसमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर सेकेंड ईयर के एंड में कोई पर्सन आता है और कहता है कि आपका मशीन दे दो, तो सबसे पहले तो मैं देखिए उसे परचेस कॉस्ट रिकवर करने के लिए कहूँगा। सबसे पहले मैं अपने 28,600 तो रिकवर करूँगा ही करूँगा। उसके बाद दूसरा क्या करूँगा सर, मेंटेनेंस एक्सपेंस रिकवर करूँगा और काम खत्म मेरा। सबसे पहले सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस एक्सपेंस तो उससे मांग लूँगा, 20,000 जो मैंने खर्चा किया है वो 20,000 सबसे पहले सेकेंड ईयर का 20,000 मैं रिकवर करूँगा। क्या सिर्फ 20,000 रिकवर करेंगे? आंसर इज नो सर, अब तक का जितना भी मेंटेनेंस खर्चा किया वो सारा रिकवर करूँगा। ठीक है, 20,000 तो सेकेंड ईयर में खर्चा किया, फर्स्ट ईयर का भी तो रिकवर करूँगा 10,000 रुपये, तो 10,000 फर्स्ट ईयर का भी रिकवर करूँगा। मतलब कि सर सेकेंड ईयर में कोई पर्सन मेरे पास आया और कहता है आपका मशीन दे दो, तो सबसे पहले तो मैं परचेज को जो 28,600 है वो सेकेंड ईयर के एंड में सबसे पहले तो ये रिकवर करूँगा। उससे कहूँगा कि 28,600 तो सबसे पहले तू टेबल पे रख दे। ये रख दिया, ये हमारा खर्चा था, उसके लिए हमें पे करना है। ठीक है, तो ये हमारी परचेज कॉस्ट है तो माइनस में दिखेगी। तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे 28,600 तो रिकवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैं कहूँगा कि इस साल का मैंने 20,000 पे किया है वो भी रिकवर करना पड़ेगा। तो कहता है 20,000 रुपये तो वो दे दे, सेकेंड ईयर का है तो इसलिए सेकेंड ईयर है। तीसरा मैं कहूँगा कि सर फर्स्ट ईयर में भी मैंने कुछ खर्चा किया था वो भी तो रिकवर करूँगा। कहता है 10,000 का खर्चा किया था, तो फर्स्ट ईयर है देखिए, फर्स्ट ईयर का 10,000 का भी रिकवरमेंट मुझे चाहिए, तो 10,000 का मैंने खर्चा वो लिख दिया। तो टोटल खर्चा लगाएंगे और फिर मैं पूछूंगा कि तुम कितना देने के लिए तैयार हो, तो वो कहता है 15,000 मैं दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड ईयर में वो 15,000 देने के लिए तैयार है। तो टोटल मेरा खर्चा कितना है 10, 20 और 28,600, और वो कितना देने के लिए तैयार है 15,000। उसे पी फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा और देखूंगा कि फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। उसी तरीके से थर्ड ईयर में देखे तो कहता है थर्ड ईयर के एंड में कोई पर्सन आए और कहता है कि सर आपका मशीन परचेज करना है, कितने में दोगे? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सर थर्ड ईयर के एंड में कोई पर्सन मेरे पास आता है और कहता है आपका मशीन दे दो, मुझे परचेज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखो मेरी परचेज़ कॉस्ट 28,600 है। ठीक है, उसे पी फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ता है कि थर्ड ईयर के एंड में मेरी परचेज कॉस्ट 28,600 है, जिसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी रियल अमाउंट निकाली जा सकती है। लेकिन वो बात की बात है, एज अभी मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। नॉर्मल पर्सन तो यही कहेगा कि मैंने 28,600 में परचेज़ किया था, वो सबसे पहले मुझे दे दो। दूसरा कहेगा कि सर करंटली अभी अभी मैंने 30,000 रुपये इस मशीन का पे किया, थर्ड ईयर का मेंटेनेंस एक्सपेंस वो भी मुझे पहले दे दो। तो कहता है थर्ड ईयर में 30,000 रुपीज़ पे किया है वो मुझे दे दो। इसके अलावा कोई अमाउंट मांगेंगे? बिल्कुल सर मांगेंगे। कौन सा अमाउंट? कहते हैं सर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी तो खर्चा किया था वो भी तो रिकवर करूँगा इसी पर्सन से। मैं कहूँगा कि सर सेकेंड ईयर में 20,000 दिया था वो भी मुझे दे दे, और फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपये दिया था मैंने मेंटेनेंस का वो भी मुझे दे दे। तो कहते हैं फर्स्ट ईयर में जो 10,000 दिया था वो मुझे दे दे, और सेकेंड ईयर में 20,000 दिया था वो भी मुझे दे दे। तो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हो गया 10, 20, 28,600 और 30,000। ठीक है, ये रियल अमाउंट नहीं है। क्यों सर? एज एन एक्सपर्ट आप एज ए सी स्टूडेंट ये रियल अमाउंट है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले खर्चे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ और होगी, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम कौन है सर? नॉर्मल पर्सन। हम सी स्टूडेंट नहीं, अभी नॉर्मल पर्सन है। तो हम तो कहेंगे कि हमारी ये खर्चा है, तुम कितना देने के लिए तैयार हो? तो कहते हैं वो तो 10,000 रुपये देंगे बस। 10,000 रुपये इनकम होगी। तो कहता है थर्ड ईयर में वो देंगे कितना? 10,000। इनकम है तो ऐड करेंगे, और खर्चा है तो माइनस। तो 10,000 थर्ड ईयर के एंड में मिलने लायक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, इसको पी फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा और देखूंगा फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। सेम कहानी अगर फोर्थ ईयर के एंड में कोई पर्सन आता और कहता कि सर आपका मशीनरी परचेज करना है, कितने में बेचोगे? सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट रिकवर करूंगा। कहूँगा कि सर फोर्थ ईयर के एंड में जो 28,600 सबसे पहले तो मेरी परचेज कॉस्ट तू पे कर दे।
दूसरा क्या पे करना है, कहूँगा कि सर फोर्थ ईयर के एंड में 40,000 रुपीज़ मैंने मेंटेनेंस का एक्सपेंस पे किया है। सबसे पहले तो वो जो है 40,000 रुपीज़ वो टेबल पे रख दे। तो फोर्थ ईयर के एंड में 40,000 रुपीज़ पे किया, वो रिकवर करूँगा सबसे पहले। दूसरा कोई रिकवर करना चाहोगे सर? बिल्कुल, अभी तक का जितना भी मेंटेनेंस पे किया है वो भी रिकवर करूँगा। तो कहता है फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 पे किया था वो मुझे दे दे, सेकेंड ईयर के एंड में 20,000 पे किया था मेंटेनेंस का वो दे दे, और थर्ड ईयर के एंड में 30,000 पे किया था वो भी मुझे दे दे। ठीक है, तो टोटल फोर्थ ईयर में मैं इतनी डिमांड करूँगा और उसके सामने मुझे मिलेगा क्या? कहता है कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो गई होगी, इसलिए कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं खर्चा तो इतना रिकवर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतना खर्चा किया है इस मशीन पे, लेकिन इसके सामने मुझे मिलेगा क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, जहाँ पे कोई इनकम होती नहीं है वहाँ पे तो आपको लॉस ही लॉस होता है। फोर्थ ईयर में तो बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसने फोर्थ ईयर दिया इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है, वरना क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पे तो नुकसान ही नुकसान है फोर्थ ईयर में, क्योंकि खर्चा आपके पास में रुपया है, आमदनी अट्ठन्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपके पास में इनकम है ही नहीं, तो सीधी सी बात है लॉस ही लॉस होगा। ठीक है, अब सर आपके पास में इसे क्या करेंगे सर? पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर अभी के अभी बेच देते हो तो सर अभी के अभी तो सीधी सी बात है परचेस कॉस्ट रिकवर करेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है नहीं तो उसके रिकवर करने की ज़रूरत नहीं, अभी के अभी अगर बेच दे तो। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस तो ज़ीरो है, उसके सामने मिलेगा कितना? 40,000, वो प्लस में दिखेगा। बस आपको करना क्या होता है, इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आज की अमाउंट में कन्वर्ट करना होता है, और फिर देखना होता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी जो है सब पूरे के पूरे ईयर वाइज। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा है कि सर आपको 4 साल बाद इसे रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा नहीं पूछा। इसने पूछा कौन से ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, तो ये हर साल की एनपीवी निकालना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। वैन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, कब करना चाहिए? तो मुझे हर साल का एनपीवी निकालना पड़ेगा, हर साल का। देखिए यहाँ पे जो मैंने खर्चा और इनकम लिख दिया, इसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। पी फैक्टर कौन सा सर? उस ईयर का, उसे उस ईयर का। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का। और पी फैक्टर कैसे निकलता है? 15% दे रखा है, 1/1.15 कर दो तो पी फैक्टर मिल जाएगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट ईयर का मिलता जाएगा। तो ये तो आपको आता ही है, तो मान के चलता हूँ क्लियर है। तो जैसे ही वो चीज़ मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपके पास में अमाउंट आ जाएगा और एनपीवी आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का एनपीवी अगर देखूँ तो कितना आ रहा है? सेकेंड ईयर का एनपीवी आपके पास में आ रहा है 11,832, लेकिन माइनस में आ रहा है। जहाँ पे एनपीवी नेगेटिव होता है वहाँ पे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में देखेंगे, थर्ड ईयर में ये सारी चीज़ें मुझे रिकवर करनी है, 15,000 मिलेंगे, तो उसे मैंने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रहे, फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर फर्स्ट ईयर में लिखना, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर है तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो खर्चा हुआ है वो तो फर्स्ट ईयर के पी फैक्टर के हिसाब से होगा, और सेकेंड ईयर में जो खर्चा हुआ है वो सेकेंड ईयर के हिसाब से। तो उसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे, तो इसका भी नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे एनपीवी नेगेटिव होता है वहाँ पे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते, कैंसिल। वहाँ पे तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से फोर्थ ईयर में आएगा, यहाँ पे थर्ड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर में भी प्रेजेंट वैल्यू से पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पी फैक्टर में एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर का पी फैक्टर लेना। क्लियर है? अगर पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेना, अगर नहीं गिवन है, यहाँ पे नहीं है, ईयर वाइज पी फैक्टर नहीं गिवन है, तो अपने हिसाब से ले सकते हो, 4 डिजिट ले सकते हो, 3 डिजिट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर है? तो कहता है कि सर माइनस माइनस आप जो भी आप आंसर निकालेंगे एनपीवी आप निकाल लेंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव एनपीवी आता है तो रिकमेंड नहीं है, कैंसर। क्लियर है? वो रिकमेंड आपके पास में नहीं है। इसके बाद फोर्थ ईयर का कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ ईयर में तो ऐसे ही पता है कि सर कुछ इनकम है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आना है आंसर। देख लीजिए, सारा नेगेटिव, इनकम है ही नहीं तो कोई पॉजिटिव चीज़ है ही नहीं, तो नेगेटिव ही आपके पास में आंसर आएगा, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिकमेंडेड सिर्फ एक ही ईयर में है, इमीडिएटली। अगर आज के आज बदल दोगे तो फिर आपके पास में फ़ायदा है, 11,400 रुपये मिलेंगे। अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो होना चालू हो जाएगा नुकसान, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या रिकमेंड करेंगे सर? हम एडवाइस करेंगे आपके पास में कि सर इमीडिएटली इस ओल्ड मशीन को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू केवल और केवल इमीडिएटली
इमीडिएट के हिसाब से ही पॉजिटिव, बाकी तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव चलती जाएगी। क्लियर है? इसलिए हमने क्या रिकमेंड किया, इमीडिएट आपके पास में इसे रिप्लेस करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। बस सर इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई, वो है परचेस कॉस्ट कैसे निकाला। ये परचेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो समझा दो। तो एक चीज़ रटनी होगी आपको कि जब भी आपको पूछा जाए कि सर आपके पास में अगर ये क्वेश्चन आपके पास में व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस, मतलब कि हर साल के हिसाब से आपको एनपीवी निकालना पड़े, ऐसा क्वेश्चन है। हर साल के हिसाब से एनपीवी निकालना पड़े, देखिए यहाँ पे हर साल के हिसाब से एनपीवी निकालना पड़े, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में है तो आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कॉस्ट। इक्विवेलेंट कॉस्ट सर ये वही मेथड है जो मैंने इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ाई थी, दो मेथड पढ़ाई थी, एक इक्विवेलेंट कॉस्ट और आपके पास में चेन मेथड। ठीक है, आपको याद होगी, एक चेन मेथड थी, एक इक्विवेलेंट आपके पास में एनुलाइज मेथड थी। ये इक्विवेलेंट एनुलाइज मेथड वही है। कहते हैं सर आपको क्या करना है, आपको आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है जिसे हम ईयर 0 पे खर्चा कहते हैं, जो 28,600 जो मैंने एज्यूम किया था वही है बेसिकली, वो कैसे आए वो कैलकुलेट दिखा रहा हूँ। तो जब आपको हर साल की एनपीवी कैलकुलेट करना है तब आउटफ्लो का इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालेंगे आप। इक्विवेलेंट कॉस्ट कैसे निकलता है, सीधी सी बात है सर, इक्विवेलेंट कॉस्ट का मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था जब मैंने इलस्ट्रेशन करवाया था। फॉर्मूला क्या होता है सर, कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू या फिर एनपीवी। ठीक है, वैसे फॉर्मेट इसका फॉर्मूला तो सिंपल सा था। कहते हैं आप एक काम करिए, एनपीवी निकालिए डिवाइड बाय सम ऑफ पी फैक्टर करिए। क्लियर है? ये पढ़ाया था मैंने, ये फॉर्मूला है किसका सर, एनुअलाइज इक्विवेलेंट मेथड का। ठीक है, दो मेथड, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 14 था मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ पे दो मेथड थी, चेन मेथड जिसे हम रिप्लेसमेंट चेन मेथड कहते हैं, और दूसरी मेथड थी रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड और इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड, ये दो मेथड पढ़ाई थी। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हर साल का एनपीवी आपको निकालना पड़े, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही सेम आएगा, इसे रट लीजिएगा कि इसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी। अगर हर साल का एनपीवी आपको निकालना पड़े ऐसा है, तो उसकी आउटफ्लो निकालने के लिए आपको क्या यूज़ करना है सर, इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करवाया था आपके पास में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 कौन सा था यहाँ पे, अगर मैं याद करवा दूँ तो यहाँ पे एक मिनट, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 था, जहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाई थी कि वैसे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट एनालाइज मेथड का, एनपीवी डिवाइड बाय सम ऑफ पी फैक्टर। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे एनपीवी की जगह आउटफ्लो ले लेते हैं, ये मैंने समझाया था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सेल की इन्फॉर्मेशन वैसा कुछ भी नहीं गिवन है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो सेल की वगैरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इनफ्लो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है, सैलवेज है लेकिन वो इनफ्लो नहीं है, सीधी सी बात है। इनफ्लो का मतलब होता है सेल से कोई इनकम कमा रहे, तो इनफ्लो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एनपीवी की जगह क्या ले लेंगे सर, आउटफ्लो। बेसिकली आउटफ्लो का है या फिर आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लेना है और डिवाइड बाय सम ऑफ पे फैक्टर करना है। क्या इतनी चीज़ समझ आ रही है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सम ऑफ पे फैक्टर तो वैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 8 साल का सम ऑफ पे फैक्टर 4.4873। लेकिन सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो निकालना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो आउटफ्लो के नाम पे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि परचेज कॉस्ट कितना है। कहता है 90,000 रुपीज़ में ये मशीन पड़ेगा, तो 90,000 का खर्चा करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। दूसरा कहता है 10,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। ये पर ईयर है, मतलब कि फ्यूचर में आज अगर हम परचेज करते हैं तो फ्यूचर में 8 साल तक 10,000 10,000 10,000 पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 10,000 10,000 10,000 8 साल तक पे करना है, उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हर साल इनकम सेम है तो हम क्या करते हैं, 10,000 इंटू सम ऑफ पे फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बड़े आराम से समझाई थी कि आप एक काम करिए, या तो आप जो है ईयर वाइज 10,000 10,000 10,000 10,000 इस तरीके से लिखे और इंटू पे फैक्टर करिए, या फिर दूसरा एक सिंपल सा मेथड होता है कि अगर हर साल 10,000 10,000 10,000 8 साल तक है, तो आप एक काम करिए
10,000 इंटू 8 साल का पी फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि इसकी लाइफ 8 साल है, तो 8 साल का पी फैक्टर लीजिए, काम खत्म करिए। तो 8 साल का आपके पास में सम ऑफ पी फैक्टर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो टोटल खर्चा मेरा कितना है, 1,34,873। और कोई खर्चा होना है, और कोई खर्चा नहीं है। इसके बाद कहता है सैलवेज वैल्यू कुछ मिलेगी, आंसर इज यस, न्यू मशीन की सैलवेज वैल्यू 20,000 मिलेगी। तो कहता है 20,000 8th ईयर के एंड में मिलेगी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो 8 ईयर का जो पी फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। ये माइनस हो जाएगा तो आपको इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट मिल जाएगी 1,28,335। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मिल चुका है 1,28,335 डिवाइड बाई सम ऑफ पी फैक्टर। सम ऑफ पी फैक्टर तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है 4.4873, वही करेंगे यहाँ पे, और आपके पास में 28,600 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में आंसर आ जाएगा। सिंपल है। जब भी आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा जाए और हर साल के हिसाब से एनपीवी निकालने की कोशिश हो, तो वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कॉस्ट के हिसाब से अपना खर्चा निकालना पड़ेगा, आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, परचेस कॉस्ट जिसे हम कहते हैं 28,600, और उसके बाद ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे और 14, और नेक्स्ट आपके पास में जो इलस्ट्रेशन में 18 है वो कंप्लीट कर देंगे।